देखिए, आज से 50 साल पहले ब्रिटेन दुनिया का सबसे पावरफुल देश हुआ करता था। वही ब्रिटेन जिसने हम पर 200 साल राज किया है। लेकिन आज वही ब्रिटेन अंदर से इतना अनस्टेबल हो चुका है कि पिछले 10 साल में यहाँ पर 6 प्राइम मिनिस्टर बदल चुके हैं। और ये बर्बादी जैसी हालत किसी जंग से नहीं आई है, ना ही किसी बम से आई है। ये बर्बादी आई है उस फैसले से जिसमें ब्रिटेन ने अपने ही घर के दरवाजे उन लोगों के लिए खोल दिए जिनमें से कुछ ने आगे चलकर उसी समाज की बच्चियों को अपना शिकार बना लिया। पाकिस्तानी ओरिजिन ग्रूमिंग गैंग। You heard that right, 1400 children from the late 1990s onwards. Most of these gangs were made up of British Pakistani men. They would often park their cars outside schools or care homes. Then gradually they would target young girls. पिछले कुछ दशकों में पाकिस्तानी ओरिजिन क्रिमिनल नेटवर्क्स ने ब्रिटेन के अंदर एक ऐसा जाल बिछाया जिसकी इमेजिनेशन भी आप नहीं कर सकते। छोटी छोटी बच्चियों को अपना निशाना बनाना, उन्हें नशा देना और फिर उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में बेच देना। और सबसे शर्मनाक बात, ब्रिटेन की सरकार को यह सब पता था, सालों से पता था, पर उसने आंखें बंद कर रखी थी। लेकिन अब 20 साल के बाद ब्रिटेन को धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उसने अपने साथ कितना बड़ा धोखा किया। और इस पूरे मामले की चिंगारी बना दुनिया का सबसे बड़ा पॉडकास्ट जो रोगन शो, जहां एक ब्रिटिश सांसद रूपर्ट लोवे वो बैठकर सच कहता है। एक ऐसा सच जिसे ब्रिटेन का मीडिया पिछले 20 सालों से दबा रहा था। लोवे ने कहा कि इन गैंग्स की नजर में एक नॉन मुस्लिम वुमेन इंसान ही नहीं है, वो सिर्फ एक चीज है, इस्तेमाल करने की चीज। और उनके अपने शब्दों में कहा जाए तो मीट। Who's actually got their own laws. There are all sorts of hadith rulings which they can use to justify it. I mean, for instance, if they rape a white girl, that doesn't count in their view of life as adultery. So they are effectively taught that a girl who doesn't dress as they would dress is meat to be abused. लोवे ने कहा कि इन बच्चियों को उनके अपने ही रेपिस्ट के पैर चाटने पर मजबूर किया जाता था, सिर्फ इसलिए ताकि उन्हें उनकी औकात याद रहे। A lot of it's about servitude and about, there's other stories in here about women having to lick the feet of their rapists. It's about power, it's about servitude, and it's about the fact that Muslim men are taught to believe that they are superior, not only to women, but they're superior to people like yourself and myself, who are considered to be, if you like, the infidels. लोवे ने कहा कि कई बच्चियों को तो प्रेग्नेंट करके फिर जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया जाता था। You had two choices. You either converted to Islam or they killed you. And in the case of a lot of these girls, a lot of them were made pregnant. They were impregnated, and they then had to convert to Islam. Some of them were trafficked to Saudi Arabia, Pakistan. और फिर लोवे ने वो लाइन कही जिसने दुनिया को हिला कर रख दिया। उसने कहा कि इन्हें ना एशियन गैंग्स कहना बहुत गलत है। इन्हें एशियन गैंग कहना जापानीज और बाकी के एशियंस की बेइज्जती है जो कुछ ऐसा करते ही नहीं हैं। मैं इन्हें वही कहूंगा जो ये हैं, पाकिस्तानी मुस्लिम रेप गैंग। So when I gave a speech in Parliament where I said they're not Asian grooming gangs. I'm going to call them what they are. They're Pakistani Muslim rape gangs. और जैसे ये बात बाहर आई, आग लग गई। ये क्लिप्स एक्स पर करोड़ों लोगों तक पहुंच गई। There's certain cultures that if you allow them to come into your community and then they institute the laws of the country where they came from, you're going to have a real problem. Like, they don't live the way you live. They don't have the same respect for women that you have. They don't treat them the same way. They don't allow dogs. Like, there's a lot of stuff that a lot of people might not even be aware that come with that problem. खुद इलॉन मस्क इसे बार बार शेयर करने लगा। दुनिया भर के लोग पूछने लगे कि ये सब ब्रिटेन में हो रहा था और किसी को पता तक नहीं चला। दबाव इतना बढ़ गया कि आखिरकार ब्रिटेन की गवर्नमेंट को झुकना पड़ा और एक पूरी सरकारी जांच बिठानी पड़ी। और अब हालात ये हैं कि ब्रिटेन के नेता इन पाकिस्तानी ओरिजिन कन्विक्टेड मुजरिमों को वापस पाकिस्तान भेजना चाहते हैं। You can pick right off. We would end all Pakistani visas. No more Pakistani immigration into Britain. Scrap foreign aid, unquestionably. Tax remittances into Pakistan.
Britain will not be bullied or blackmailed by a rogue state that has supplied us with endless child rapists and pedophiles. तो अब सवाल ये उठता है, कैसे इस पॉडकास्ट ने वो कर दिया जो वहाँ की मीडिया नहीं कर पा रही थी? कैसे इसने वहाँ के लोगों को अब इस पर डायरेक्ट बात करने के लिए मजबूर कर दिया है? और सबसे मेन बात, कैसे इस पॉडकास्ट को अब दबाने की कोशिश की जा रही है? और उससे भी इम्पोर्टेंट, अब जब सच पूरी तरीके से दुनिया के सामने आ चुका है, तो ब्रिटेन आगे क्या करेगा? उसका आगे होगा क्या? आइए जानते हैं इस वीडियो में। देखिए, ये पॉडकास्ट आज पूरी दुनिया में इतना वायरल हो रहा है कि इसको समझने के लिए हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, ताकि आज ब्रिटेन में जो कुछ भी हो रहा है उसको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट में समझ सके। देखिए, आज से 200 साल पहले फैक्ट्रीज का इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ था और इसी कारण से ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में धड़ल्ले से कोयले की खदानें, कपड़े की मिलें और लोहे के कारखाने बनने लग गए थे। और इसी कारण से धीरे धीरे पूरा ब्रिटेन एक बड़ी फैक्ट्री बन चुका था और यही ताकत थी जिसके दम पर ब्रिटेन ने आधी दुनिया पर राज किया। वो अलग बात है कि ब्रिटेन ने अपने इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को फ्यूल करने के लिए भारत को एक्सप्लॉइट किया था। खैर, समय बीता और फिर आता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर और इस युद्ध ने पूरे ब्रिटेन को अंदर से तोड़ दिया था। शहर बर्बाद हो गए थे, लाखों लोग मारे गए थे और जंग जीतने के बाद भी देश खोखला रह गया था। और इसी कारण से अब उन बर्बाद हुई फैक्ट्रीज को दोबारा से चलाने के लिए मजदूर चाहिए थे, पर ब्रिटेन के अपने लोग जो थे वो तो युद्ध में बहुत बड़ी संख्या में मारे जा चुके थे और दूसरी तरफ जो बाकी लोग बचे हुए थे वो इस छोटे काम को करने के लिए तैयार नहीं थे। और इसीलिए ब्रिटेन ने अपनी पुरानी कॉलोनीज की तरफ देखा, यानी कि उन्हीं देशों की तरफ जिन पर कभी उसने राज किया था। 1948 में उसने एक कानून बनाया, ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट, जिससे अपनी कॉलोनीज के लोगों को ब्रिटेन में आकर बसने का रास्ता उसने बहुत आसान कर दिया। और यहीं से वो दरवाजा खुला जिसके जरिए पाकिस्तान से हजारों लोग ब्रिटेन पहुंचने लगे, खास तौर पर एक इलाके से जिसका नाम था मीरपुर। अब आप कहोगे कि भाई मीरपुर ही क्यों? तो देखिए, हुआ ये था कि इन्हीं सालों में पाकिस्तान में मंगला डैम बना था और वहाँ एक शहर है मीरपुर, जिसके हजारों लोगों के घर पानी में डूब गए थे। और फिर इसके बाद हुआ है कि अपने घर खो चुके यही लोग सीधे ब्रिटेन के शहरों में आकर बस गए, जैसे कि ब्रैडफोर्ड, ओल्डहाम, रॉचडेल, ल्यूटन। शुरू में इन लोगों की हालत बहुत खराब थी। एक एक कमरे में 10-10, 12-12 लोग रहते थे और बिस्तर तक शिफ्ट में बांटा जाता था, यानी एक आदमी दिन में उस पर सोता था और दूसरा रात में। ब्रिटेन के लोग इस हालत को मजाक में हॉट बेडिंग कहते थे, लेकिन इसके बाद 1962 में चेन माइग्रेशन शुरू हो गई, यानी जो लोग पहले आ चुके थे उन्होंने अपने परिवार बुलाने शुरू कर दिए। बीवियां, बच्चे, भाई, रिश्तेदार सब आने लग गए और देखते ही देखते मीरपुर और बाकी पाकिस्तान के काफ़ी हिस्सों से पूरे के पूरे मोहल्ले उठ कर ब्रैडफोर्ड और रॉचडेल में आकर बसने लग गए। और यहीं से असली गेम शुरू होता है, क्योंकि जैसे जैसे ये आबादी बढ़ी वैसे वैसे कुछ इलाकों में ये लोग ब्रिटेन की सोसाइटी में घुलने की बजाय अपनी अलग क्लोज्ड इस्लामिक सोसाइटी बनाने लग गए, यानी कि ऐसे मोहल्ले जहां उनका अपना सोशल कोड चलता था। पहले जहां किराए के मकानों में छोटी छोटी जगहों पर नमाजें पढ़ी जाती थी, अब उनकी जगह पर बड़ी बड़ी मस्जिदें और मदरसे खुलने लग गए थे। अलग से उर्दू के अखबार निकलने लग गए थे, अलग हलाल की दुकानें खुलने लग गई थी, अलग स्कूल बनने लग गए थे। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं मदरसों और क्लोज नेटवर्क्स में अगली जनरेशन के एक हिस्से को ये सोच दी कि हमारी इस्लामिक सोसाइटी अलग है और नॉन इस्लामिक सोसाइटी हमसे नीचे है। और इसी सोच से वो इलाके बने जिन्हें आज हम नो गो जोन्स कहते हैं, यानी ऐसे मोहल्ले जहां ब्रिटेन का अपना सिटीजन घुसते हुए भी डरता है और जहां उनकी अपनी सरकार का कानून तक कमजोर पड़ जाता है। To dominate the whole world by Islam, including Britain, that is my ambition. Radicalisation is calling for the Sharia nowadays. Radicalisation is exposing the British government. I believe the British government are the main radicalising force for people going abroad and fighting alongside their brethren. Stop me, stop me, stop me. Over 14% of those here were the victim of crime in the last year. हालात ये हैं कि ब्रैडफोर्ड जैसे शहर में 27% आबादी पाकिस्तानी रूट से जुड़ी हुई है और पूरे ब्रिटेन में लगभग पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग 17 लाख तक पहुंच चुके हैं। लेकिन हालात तब बिगड़े जब इस क्लोज्ड इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत खतरनाक सोच पलने लग गई, एक ऐसी सोच जो बाहर की औरतों को, नॉन मुस्लिम विमेंस को इंसान नहीं मानती, और यहीं से ग्रूमिंग गैंग्स का जन्म हुआ। When I was still 14, Andrea took me to the promenade in the town where we met the Pakistani kebab house workers, and then 5 or 6 of them gang raped me. I was locked in there for 10 weeks. The abuse had gone on for decades, and nobody responsible had been punished.
The police and council had turned a blind eye to the abuse. ब्रिटेन के अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस तरीके का पहला केस 1955 में सामने आया था, जब ब्रैडफोर्ड में 4 मर्दों ने एक 15 साल की लड़की को निशाना बनाया था। उस टाइम ये इक्का दुक्का घटना थी, पर जैसे जैसे ये आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे ये सोच एक पूरी मशीन में बदलती गई। और सबसे डरावनी बात ये थी कि ये मशीन हर शहर के अंदर लगभग बिल्कुल एक जैसी चलती थी। रॉथरहम में वही, रॉचडेल में वही, टेलफोर्ड में वही, ऑक्सफोर्ड में भी उसी तरीके से। ये तरीका इतना एक जैसा था कि लगता था जैसे सबको एक ही मैनुअल पढ़ाकर आगे भेजा गया है। सबसे पहले ये लोग कमजोर लड़कियों को ढूंढते थे, 11, 12, 13 साल की लड़कियां, अक्सर वो लड़कियां जिनके घर में लड़ाइयां कलेश होते रहते थे या फिर जो सरकारी केयर होम्स में रहती थी। बेसिकली वो लड़कियां जिनका हालचाल पूछने वाला कोई नहीं था। फिर उनमें से एक नौजवान आदमी आता था, उस लड़की से दोस्ती करता था, उसे तोहफे देता था, घुमाता था, नशा कराता था और अपना प्यार जताता था। और इन सब चीज़ों से उस अकेली लड़की को लगता था जैसे किसी ने उसको पहली बार अपना माना है। और ठीक जब वो उस पर पूरी तरीके से भरोसा करती थी तब असली जाल फेंका जाता था। अचानक से उस लड़की के ऊपर कर्ज चढ़ा दिया जाता था, उसकी ब्लैकमेलिंग शुरू कर दी जाती थी। इसके बाद उसे एक पुरुष से दूसरे पुरुष तक टैक्सी में डालकर एक शहर से दूसरे शहर में बेचा जाने लगता था। उसके साथ हो रही हैवानियत की वीडियोस भी बनाई जाती थी ताकि वो डर के मारे कहीं भी मुंह ना खोल सके। और इस पूरे दौरान उसे बार बार ये याद दिलाया जाता था कि वो कौन है। उसे वाइट ट्रैश कहा जाता था, उसे कुफ्फार यानी कि काफिर कहा जाता था। और साथ ही साथ उसको ये समझाया जाता था कि उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है यही उसकी औकात है। ब्रिटेन के पार्लियामेंटेरियन रूपर्ट लॉवे की जांच कहती है कि यह गंदा खेल ब्रिटेन में कम से कम 149 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा था, यानी पूरे देश के लगभग 40% हिस्से में। और एक अंदाजे के मुताबिक इसी सदी में यानी कि पिछले 26 सालों के अंदर लगभग 2.5 लाख महिलाएं इसका शिकार बन चुकी है। यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि ये 2.5 लाख वाला नंबर एक एस्टिमेट है, कोई पक्की गिनती नहीं है। पर हर बड़ी जांच यही कहती है कि असली गिनती रिकॉर्ड में आई हुई इस गिनती से कम नहीं है, बल्कि कहीं ज़्यादा है। और इसीलिए अब असली सवाल ये नहीं है कि ये सब कैसे फैला, असली सवाल तो ये है कि इतना सब कुछ होता रहा और ब्रिटेन की पूरी गवर्नमेंट, पूरी पुलिस, पूरा प्रशासन, पूरा सिस्टम 20 साल तक चुप क्यों बैठा रहा। देखिए एक बात ना ढंग से समझ लीजिए, ब्रिटेन कोई कमजोर या गरीब देश नहीं है। इनके पास दुनिया की सबसे पुरानी पुलिस सिस्टम है, सबसे मजबूत कोर्ट्स हैं और एक भारी भरकम गवर्नमेंट सिस्टम है। अगर ये चाहते तो इन लड़कियों को एक दिन में पूरी सिक्योरिटी मिल सकती थी, पर हुआ इसका उल्टा। क्योंकि जो भी दरवाजा इन लड़कियों को बचा सकता था उसे किसी ना किसी ने जानबूझकर बंद कर दिया। इसे एक छोटी सी बात से समझिए। एक पिता अपनी गुमशुदा बेटी की शिकायत करने के लिए पुलिस के पास पहुंचता है। पुलिस कह देती है भाई ये हमारा काम तो है नहीं। पर जब उसी पिता ने गुस्से में कुछ रेसिस्ट कमेंट बोल दिया तो वही पुलिस चंद मिनटों में उसके दरवाजे पर हाजिर हो गई। एक बच्ची का गायब होना उनकी प्रायोरिटी नहीं था, पर एक रेसिस्ट शब्द उनकी प्रायोरिटी बन गया। और ये सिर्फ एक पिता की कहानी नहीं है, बल्कि ये ब्रिटेन की अपनी गवर्नमेंट रिपोर्ट में लिखा हुआ है। 2014 की जय रिपोर्ट ने पाया कि अकेले रॉथरहम शहर में सिर्फ 16 साल के अंदर अंदर कम से कम 1400 लड़कियों का सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और ये तो सिर्फ वो गिनती है जो रिकॉर्ड में आ पाई। और उसी जांच ने ये साफ साफ भी लिखा कि ऑफिसर्स इसलिए चुप रहे क्योंकि उन्हें डर था। उन्हें डर था कि अपराधियों का नाम अगर लेंगे तो लोग उन्हें रेसिस्ट कह देंगे, कोई उसे रेसिस्ट कह देगा। फिर 2025 में एक और गवर्नमेंट ऑडिट आता है बारोनेस केसी का, और उसे एक ऐसी फाइल मिलती है जिसमें अपराधियों की पहचान बताने वाला शब्द यानी पाकिस्तानी व्हाइटनर से मिटा दिया गया होता है। आप जरा सोचिए, किसी गवर्नमेंट ऑफिसर ने एक लड़की के बलात्कार के केस की फाइल में सच को अपने हाथ से मिटा दिया। इसलिए नहीं कि वो झूठ था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो सच उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। अब आता है असली सवाल, और सवाल ये कि पूरा सिस्टम एक साथ चुप क्यों हो गया। और इस सवाल का ना एक अक्षर का आंसर है, वोट बैंक। बात यह है कि जिन शहरों में ये सब कुछ हो रहा था उनमें से कई लेबर पार्टी के गढ़ थे, और वहां एक बड़ा मुस्लिम वोट बैंक था जो सालों से लेबर पार्टी को ही वोट देता आ रहा था। अब आप ना खुद सोचिए, अगर वो इन गैंग्स की पहचान का नाम लेने लगते तो वो वोट बैंक नाराज हो जाता, और अगर वो जांच खुलवाते तो उनकी अपनी ही पार्टी के काउंसिल्स की पोल खुल जाती। कई इलाकों में कम्युनिटी वोटिंग एक ऑर्गेनाइज्ड ब्लॉक की तरह काम करती थी। लोकल रिलीजियस और कम्युनिटी नेटवर्क्स ये तय करते थे कि सपोर्ट किसे करना है। पॉलिटिकल पार्टीज जानती थी कि अगर वो इन नेटवर्क से भिड़ेंगी
तो इलेक्शंस में भारी नुकसान होगा। और इसी को कहते हैं पॉपुलेशन को पॉलिटिकल वेपन बनाना। और इस पूरे गेम का सबसे बड़ा चेहरा कोई और नहीं था, खुद ब्रिटेन के एक्स प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर थे। 2008 से 2013 तक स्टारमर ब्रिटेन की सबसे बड़ी प्रोसिक्यूशन एजेंसी के मुखिया थे, यानी उस पूरे दौर का बॉस जब ये स्कैंडल अपने चरम पर था। लोवे की जांच का सीधा आरोप ये है कि इसी दौर में लगभग 13,000 अलेजेड क्रिमिनल्स को सिर्फ एक वार्निंग लेटर थमाकर छोड़ दिया गया। यानी जिस आदमी के हाथ में इन दरिंदों को जेल भेजने की सबसे बड़ी पावर थी, उसी के दौर में ये लोग खुले घूमते रहे। और तो और जब 2025 में एक नेशनल इन्वेस्टिगेशन की मांग पार्लियामेंट में उठी तो लेबर के सांसदों ने उसके खिलाफ वोट दे दिया। स्टारमर ने भी पहले तो इस जांच से साफ मना कर दिया, और फिर जब इलॉन मस्क ने इसे उठाया, दुनिया भर से दबाव पड़ा, तब जाकर उसे झुकना पड़ा और फिर जांच का ऐलान भी करना पड़ा, अपनी मर्जी से नहीं, शर्म से। और अब 2026 में इंक्वायरी टर्म्स पब्लिश हो चुकी हैं। नेशनल क्राइम एजेंसी पुराने केसेस को रिव्यू कर रही है। ऑपरेशन बीकन पोर्ट में हजारों हिस्टोरिक केसेस को फिर से देखा जा रहा है, यानी वही केसेस जिन्हें पहले बंद कर दिया गया था अब वापस से खुल रहे हैं। यानी एक पूरी जनरेशन सिर्फ इसलिए बर्बाद हो गई क्योंकि एक देश ने अपनी साफ सुथरी इमेज को पाकिस्तानी इस्लामिस्ट क्राइम उजागर करने से ज्यादा कीमती समझा। देखिए, जब पूरा एस्टेब्लिशमेंट चुप था, मीडिया बिका हुआ था और सरकार अपनी जान बचा रही थी, तब आखिर ये दीवार तोड़ी किसने? और यहीं से रूपर्ट लॉवे की एंट्री होती है। देखिए, जो बंदा है ना, रूपर्ट लॉवे कोई मामूली नेता नहीं है। 68 साल का ये आदमी सालों तक अपना बिजनेस चलाता रहा है, फुटबॉल क्लब साउथहैम्पटन का चेयरमैन रहा है और फिर इस उम्र में जाकर अकेले सांसद के तौर पर ब्रिटिश पार्लियामेंट पहुंचा है। और वहां पहुंचते ही उसने सबसे पहले वो काम किया जो कोई और करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उसने इस पूरे स्कैंडल की अपनी एक इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। और सबसे बड़ी बात ये कि इस पूरी जांच के लिए उसने सरकार से एक भी पैसा नहीं लिया, बल्कि 20,000 से ज्यादा आम ब्रिटिश लोगों ने चंदा देकर 6 लाख पाउंड से ज्यादा जमा किए, सिर्फ इसीलिए कि सच बाहर आ सके। इसके बाद उसने लंदन में 2 हफ्ते की सुनवाई रखी, जिसमें विक्टिम्स को और विसल ब्लोअर्स को बुलाया गया और एक एक बंदे की गवाही को रिकॉर्ड करवाया गया। और इसके बाद 16 जून 2026 को उसने 218 पेजेस की एक रिपोर्ट रिलीज कर दी। ये वही रिपोर्ट है जिसमें ब्रिटेन के इतिहास में पहली बार खुलकर लिखा गया है कि ये अपराध मुख्य रूप से पाकिस्तानी मुस्लिम मर्दों के हैं। और इसमें ये सब सिर्फ लिखा ही नहीं है, बल्कि साफ साफ मांग रखी गई है कि इस क्राइम में शामिल हर कॉन्विक्टेड फॉरेन ऑफेंडर को ब्रिटेन से बाहर फेंका जाए। पर जब ब्रिटेन का पूरा मीडिया इस रिपोर्ट पर चुप्पी साध गया था, तब रूपर्ट लॉवे उस जगह गया जहां इसको दबाया नहीं जा सकता था, यानी कि जो रोगन के पॉडकास्ट पर। और वहीं पर करोड़ों लोगों के सामने उसने वो सब कह दिया जो बीबीसी जैसी दोगली मीडिया आउटलेट्स कभी भी नहीं दिखाती। और यहीं पर ब्रिटेन के एस्टेब्लिशमेंट की सबसे बड़ी हार हुई, क्योंकि उन्होंने अपने देश का मीडिया तो मैनेज कर लिया था, पर वो एक अमेरिकन पॉडकास्ट को कंट्रोल नहीं कर सकते थे, जो दुनिया के सबसे बड़े पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स में से एक है। यानी जिस चुप्पी को उन्होंने 20 साल तक अपनी ढाल बनाया था, वही अब उनके गले की हड्डी बन गई थी। और आज हालात ये हैं कि रूपर्ट लॉवे की एक पोस्ट पर बड़े बड़े नेताओं से भी ज्यादा रिएक्शन आ रहा है और खुद इलॉन मस्क बार बार उसका समर्थन कर रहे हैं। और इसीलिए सिर्फ अब लॉवे की अकेली आवाज नहीं रही है। याद रखिए, लॉवे से भी सालों पहले कई इंडियन ओरिजिन के नेताओं ने ठीक यही सच बोला था, और वो भी इसीलिए क्योंकि हम इंडियंस पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट और उनके सोशल पैटर्न्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। ऋषि सुनाक ने 2023 में कहा था कि पॉलिटिकल करेक्टनेस ने विक्टिम्स को फेल कर दिया है। सुएला ब्रेवरमैन, जिसकी मां हिंदू है, उन्होंने खुलकर कहा था कि ये गैंग्स लगभग सारे ब्रिटिश पाकिस्तानी ही हैं। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट का उनको इनाम क्या मिला? ब्रिटेन के अपने रेगुलेटर्स ने उनके इस सच को ही मिसलीडिंग घोषित कर दिया। प्रीति पटेल, जो खुद हिंदू हैं और होम सेक्रेटरी रह चुकी हैं, उन्होंने भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स को इनकम्प्लीट बताया था। यानी जिन्होंने सबसे पहले सच बोला, ब्रिटिश सिस्टम ने उनको ही झूठा साबित करने की कोशिश की थी। पर अब दबाव इतना बढ़ चुका है कि गवर्नमेंट को झुकना ही पड़ रहा है। आज ब्रिटिश पार्लियामेंट में वापस से डिबेट हो रही है। आज लेटेस्ट अपडेट यह है कि नेशनल क्राइम एजेंसी पुराने केसेस को रिव्यू कर रही है। मीडिया हाउसेस इसे कवर करने पर मजबूर हैं और डिपोर्टेशन को लेकर ब्रिटिश पॉलिटिक्स में डायरेक्ट प्रेशर बन चुका है। आज ब्रिटेन में पाकिस्तानी ओरिजिन के कन्विक्टेड क्रिमिनल्स को निकालने की बात खुलेआम चल रही है। इनफैक्ट अभी जुलाई 2026 में तो सबसे दिलचस्प बात हुई है। ब्रिटेन के नए लीडर्स रॉचडेल के एक बड़े मुजरिम शब्बीर अहमद को वापस पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, पर पाकिस्तान उसे लेने से मना कर रहा है। जरा सोच कर देखिए कि अपने ही देश के एक कॉन्विक्टेड रेपिस्ट को पाकिस्तान तक वापस नहीं लेना चाहता है। और यही वो नंगी सच्चाई है जो अब किसी से नहीं छुप रही है। और यही वजह है कि जो रोगन का ये पॉडकास्ट इन ग्रूमिंग गैंग्स को हॉन्ट करेगा, क्योंकि अब ये डिबेट ब्रिटेन की गलियों से निकलकर धीरे धीरे
ग्लोबल स्टेज पर आ रही है। अब यहाँ पर एक बहुत ज़रूरी बात करनी पड़ेगी। ब्रिटेन अब जागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात डिनाई नहीं की जा सकती कि नुकसान अब बहुत भारी हो चुका है, क्योंकि इस सड़न को अपने देश से निकाल पाना अब उतना आसान नहीं रह गया है। अब ये नेटवर्क्स ब्रिटेन के सिस्टम में गहरी गहरी जड़ें बना चुके हैं, और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन गैंग्स में ये वाला जो माइंडसेट है आया कहाँ से। और देखो, यहाँ पर मैं बिल्कुल भी डिप्लोमेटिक नहीं होना चाहता। देखिए, ब्रिटिश विमेन जो खुद विक्टिम्स थी, उन्होंने बार बार बताया कि उन्हें कुफ्र यानी काफिर समझा जाता था। यानी इस पूरे कांड में सिर्फ हवस नहीं थी, बल्कि इसमें रिलीजियस हेट्रेड थी। लोवे की रिपोर्ट कहती है कि ये सोच एक ऐसे क्लैन कोड से निकलती है जो अपने और गैरों के बीच में एक दीवार खींच देता है, जिसमें अपनी कौम के लिए तो लॉयल्टी है, पर बाहर वालों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। और यही सोच गैर मुस्लिम लड़कियों को एक इंसान नहीं बल्कि एक प्रॉपर्टी मान लेती है। इस रिपोर्ट में खुद ऑक्सफोर्ड के एक इमाम डॉक्टर ताज हारगे, उनका हवाला है, और वो कहते हैं कि इन गैंग्स में मुस्लिम मर्दों का अनुपात लगभग 95% तक है। और वो इमाम आगे बताता है कि इन मुसलमानों की सोच ऐसी है कि नॉन मुस्लिम लड़कियों को एक आसान टारगेट माना जाता है। यानी जब एक इमाम खुद अपने ही समाज के अंदर की सड़ान की तरफ इशारा कर रहा है, ब्रिटेन की गवर्नमेंट इसे खुद दबा रही थी, और यह बहुत बड़ी बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि इसका सोल्यूशन क्या है। जब एक क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा किसी देश में जाकर वहां की लड़कियों को इंसान मानना ही बंद कर दे, तो उस माइंडसेट को ढोने वाले कन्विक्टेड ऑफेंडर्स को उस देश में रखने का क्या तर्क बनता है। और ऐसे कन्विक्टेड पाकिस्तानी ओरिजिन ऑफेंडर्स को ब्रिटेन में रहने का या किसी भी देश में रहने का कोई नैतिक या लीगल हक बचता नहीं है। लोवे की रिपोर्ट भी यही मांग करती है कि इस अपराध में शामिल हर फॉरेन मुजरिम को देश से बाहर किया जाए, और जिन देशों से जुड़े हुए ऑफेंडर्स बार बार इन मामलों में पकड़े जाते हैं, उनके लिए ब्रिटेन के दरवाजों पर कठोर स्क्रूटनी लगाई है। और ऐसा करना कोई नफरत नहीं है, बल्कि एक देश को बचाने का, एक देश की महिलाओं को बचाने का सबसे बुनियादी है। आज पूरे ब्रिटेन में पाकिस्तानी ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ जो गुस्सा है वो जस्टिफाइड है। पहले तो ये लोग साउथ एशियन के नाम पर बच जाया करते थे और भारत को भी बदनाम कर देते थे, पर अब ये चाल बिल्कुल नहीं चलेगी। अब पाकिस्तान लिंक्ड ग्रूमिंग गैंग्स की असलियत लोग देख चुके हैं। तो देखो, अब सवाल ये नहीं है कि सच सामने आएगा या नहीं, क्योंकि वो तो आ चुका है, करोड़ों लोगों के सामने आ चुका है, एक ऐसे मंच पर आ चुका है जिसे ना कोई BBC दबा सका, ना कोई वोट बैंक दबा सका, और ना ही कोई सरकार दबा सकी। अब असली सवाल तो ये है कि क्या ब्रिटेन के लोग अब भी अपने हक में फैसले ले पाएंगे या नहीं। क्या ब्रिटेन कन्विक्टेड पाकिस्तानी ओरिजिन रेपिस्ट्स को डिपोर्ट करना शुरू करेगी या नहीं, या फिर ब्रिटेन की सरकार रेसिस्ट के टैग के डर से दब जाएगी, क्योंकि जो लड़कियां बर्बाद हुई वो तो अब वापस नहीं आएंगी, और जो मुजरिम बरी होकर आज़ाद घूम रहे हैं वो आज सीना ताने खड़े हैं। एक पूरी जनरेशन इसी अंधेरे में खो चुकी है, और वो भी इसलिए नहीं कि किसी को पता नहीं था, बल्कि इसलिए सबको पता था, फिर भी सब चुप थे। लेकिन एक पॉडकास्ट ने वो चुप्पी हमेशा के लिए तोड़ दी है, और अब ये आवाज़ इन गैंग्स और इन्हें बचाने वाले हर एक इंसान का पीछा करती रहेंगी। बाकी आपको क्या लगता है, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और अगर ये सच आपके दिल को दहला चुका है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा फैले। ऐसी वीडियोस को बनाने के लिए YouTube हमें शैडो बैन कर देता है, और इसलिए हमें आपके सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।